वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही थी। 92 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। अगला टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट नंबर 93 आज हो गई है जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है 17 जून। इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं राजनीतिक व्यवस्था और संविधान के प्रश्नों पर, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक प्रश्न को पढ़ने के बाद 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा। अपना भी सोच के रखना कि आंसर क्या होगा। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक असत्य है। यहाँ पर 4 जो हैं विकल्प दिए हैं। विकल्प ए, आपातकाल की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री के लिए बृहद विशिष्ट शक्तियों का प्रावधान किया गया है और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है। आपातकाल के दौरान देश के शासन का ढांचा संघात्मक से एकात्मक हो जाता है और भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकाल संबंधी उपबंधों का प्रावधान किया गया है। इसमें कोई एक तो पक्का गलत है क्योंकि इनमें से कोई नहीं तो है नहीं डी में। देखिए बिल्कुल डी करेक्ट है। यहाँ पर भारतीय संविधान के भाग 8 में आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान जो किया गया है। और आपात होते कितने प्रकार के हैं, जैसे 352 इसी भाग के अंदर आएगा। राष्ट्रीय आपात 356, वित्तीय आपात 356 है राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। और 360 के अंदर है राष्ट्रीय आपात वित्तीय आपात 362, 356 और 360। तो सी भी करेक्ट है। यहाँ पर आपातकाल के दौरान देश के शासन का ढांचा जो है संघात्मक से एकात्मक हो जाता है। दूसरा भी करेक्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान देश की पूरी जो सत्ता है, जो पावर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में चली जाती है। पहला वाला गलत है क्योंकि आपातकाल की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए बृहद विशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है, न कि प्रधानमंत्री के लिए। तो करेक्ट है डी, सी बी, लेकिन इनकरेक्ट है ए। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए आपातकाल की स्थिति में प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए बृहद विशिष्ट शक्तियों का प्रावधान है, न कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में के अंतर्गत हैं अवशिष्ट शक्तियां और ये केंद्र में निहित होंगी। और ये भारतीय संविधान का जो ये उपबंध है ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से नहीं लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया, जर्मनी से नहीं लिया गया, ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का प्रावधान कनाडा के संविधान से प्रभावित है, यह लिया गया है। क्वेश्चन नंबर अडॉप्ट किया मतलब। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक गलत है इनमें। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1951 में जोड़ा गया और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। 9वीं अनुसूची को जोड़ने का उद्देश्य था कि भूमि सुधारों तथा जमींदारी उन्मूलन के लिए बनाए जाने वाले सरकारी अधिनियमों और नियमों विनियमों आदि को न्यायालय के पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर किया जा सके। और तीसरा है सी, 9वीं अनुसूची में मूलतः 13 प्रविष्टियाँ शामिल थीं और अनुच्छेद 344 और 351 9वीं अनुसूची से संबंधित हैं। तो करेक्ट है पहला, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, डी वाला गलत है। ये वाला अनुच्छेद 344 और 351 9वीं अनुसूची से संबंधित नहीं है। तो अनुच्छेद 31 खा जो है वो 9वीं अनुसूची से संबंध रखता है, जबकि अनुच्छेद 344 और 351 8वीं अनुसूची से जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, यद्यपि भारतीय संविधान संघात्मक है मगर इसमें एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात भारतीय नागरिकता। अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति के पास न केवल देश की नागरिकता होती है बल्कि वह जिस राज्य में रहता है उसकी भी नागरिकता उसके पास होती है। यानी देखा जाए तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान हो गया वहाँ पर। भारतीय संविधान संघात्मक है लेकिन इसमें एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी भारतीय नागरिकता। तो दूसरा वाला तो करेक्ट है। क्या पहला वाला करेक्ट है? देखिए बिल्कुल दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। जिसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है उसको 2-3 बार पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, मूल रूप से भारतीय संविधान में 7 मूल अधिकार थे, मतलब 7 फंडामेंटल राइट्स थे और संपत्ति का अधिकार वर्तमान में
संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। देखिए, पहले संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन एक संविधान संशोधन अधिनियम होता है 44वां, उसके द्वारा इसको फेंक दिया गया 300 में फेंका, तो इसको का मतलब संशोधन हुआ ना, तो 300A को ऐड करना पड़ा। अब ये क्या है, एक वैधानिक अधिकार बन गया है हमारा, मतलब लीगल राइट बन गया, मौलिक अधिकार नहीं रहा। तो करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है, फिर से बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है अनुच्छेद 20 के 2 भाग हैं। पहला भाग है साधारण कानूनी मामलों से संबंधित, और जबकि दूसरा भाग है निवारक निरोध के मामलों से संबंधित। निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति की हिरासत 3 माह से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती जब तक कि सलाहकार बोर्ड के इस बारे में उचित कारण ना बताए जाएं और बोर्ड में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। देखिए, दूसरा वाला करेक्ट है, पहला वाला गलत है। अनुच्छेद 20 के 2 भाग थोड़ी हैं, अनुच्छेद 20 के 2 भाग थोड़ी, अनुच्छेद 22 के 2 भाग है ना, अनुच्छेद 22 के 2 भाग हैं, अनुच्छेद 20 के नहीं। निवारक निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए, हालांकि सार्वजनिक हितों के विरुद्ध इसे बताना आवश्यक नहीं है। 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 14 मूल कर्तव्य को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। दूसरा स्टेटमेंट है समिति द्वारा कर अदायगी को भी नागरिकों के मूल कर्तव्य के रूप में जोड़े जाने की सिफारिश की थी, जिसे संविधान में शामिल नहीं किया गया। देखिए, दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। समिति द्वारा, कौन सी समिति द्वारा, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा कर अदायगी को भी भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों के रूप में जोड़े जाने की सिफारिश की थी, जिसे संविधान में शामिल नहीं किया गया। और पहला स्टेटमेंट जो है, स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 14 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, गलत है। दूसरा वाला करेक्ट है, केवल 14 मूल कर्तव्यों को थोड़ी दिया था, 8 मूल कर्तव्यों को दिया था। तो स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था शुरू में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध साधारण बहुमत द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता? तो सिंपल मेजॉरिटी से इसमें कौन सा जो है अमेंड नहीं किया जा सकता? देखिए, राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति तो साधारण बहुमत से हो जाएगा। नागरिकता की समाप्ति करनी है, प्राप्ति करनी है, ये भी साधारण बहुमत से हो जाएगा। 6ठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन भी साधारण बहुमत से ही हो जाएगा। 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय ये साधारण बहुमत से नहीं होता। इसके अलावा किसी राज्य का नाम वाम परिवर्तित करना, उसकी सीमा को घटाना बढ़ाओ वो भी साधारण बहुमत से ही हो जाता है। तो देखिए, 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय संसद के विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के विधानमंडलों में साधारण बहुमत के माध्यम से मिली मंजूरी के द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। यानी संसद के विशेष बहुमत भी चाहिए और इसमें आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का साधारण बहुमत भी चाहिए। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, भारतीय संविधान के विपरीत अमेरिकी संविधान अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था करता है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के गुणों को नहीं बताता। देखिए, सीमित प्रतिनिधित्व की संभावना, शक्तियों के विभाजन पर आधारित, स्थायी सरकार होती है, विशेषज्ञों द्वारा सरकार होती है। तो यहाँ पर जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के गुण हैं, विशेषज्ञों द्वारा सरकार, स्थायी सरकार, शक्तियों के विभाजन पर आधारित सरकार, सीमित प्रतिनिधित्व की संभावना, ये इसका दोष है, दोष, गुण नहीं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का। तो सीमित प्रतिनिधित्व की संभावना अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के दोषों को दर्शाता है, गुणों को नहीं। कहाँ पर है? अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है संसद पूरे भारत या इसके किसी भी एक राज्य क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है, लॉ बना सकती है। बिल्कुल बना सकती है। केवल संसद अकेले अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बना सकती है। इस तरह संसद द्वारा पारित कानून भारतीय नागरिक एवं उनकी विश्व में कहीं भी संपत्ति पर लागू होता है। देखिए, ये भी करेक्ट है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? विकल्प ए में लिखा है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों को ज़्यादा वित्तीय संसाधन स्थानांतरित कराए जाएं ताकि उनकी केंद्र पर निर्भरता कम हो। और दूसरा स्टेटमेंट है प्रथम प्रशासनिक आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए मोरारजी देसाई के अधीन एक दल का गठन किया गया था। सी है प्रथम प्रशासनिक आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी और केंद्र सरकार द्वारा 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। कौन सा गलत है इसमें? देखिए डी करेक्ट है, केंद्र सरकार द्वारा 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। सी भी करेक्ट है और करेक्ट है इसमें ए भी, लेकिन गलत है इसमें बी। बी में क्या? प्रथम प्रशासनिक आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए मोरारजी देसाई के अधीन एक दल का गठन किया गया था। ये वाला गलत है, दूसरा वाला स्टेटमेंट, क्योंकि सही उत्तर इसका हो जाएगा केंद्र ने या सेंट्रल ने मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया था, लेकिन इस आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए MC सीतालवाड़ के अधीन एक दल गठन किया था, न कि मोरारजी देसाई। दो अलग अलग बातें हैं, ध्यान रखना उनको। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है और इसे जारी रखने के लिए संसद की पुनः मंजूरी आवश्यक नहीं है। इनमें से कौन सा करेक्ट है? इसे जारी रखने के लिए संसद की पुनः मंजूरी की आवश्यकता नहीं है क्या वित्तीय आपातकाल को? केवल पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोनों के दोनों सत्य हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो वित्तीय आपातकाल जो है इसका प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में 360 में। तो इसे जारी रखने के लिए संसद की पुनः मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती और इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन 356 की गई है, राष्ट्रपति शासन। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कोई एक जो है वो सुमेलित नहीं है। भारत की संचित निधि के सामने लिखा है अनुच्छेद 266 में इसका प्रावधान है। विनियोग विधेयक के सामने अनुच्छेद 114 लिखा है। भारत की आकस्मिकता निधि के सामने 267 लिखा है और वार्षिक वित्तीय विवरण के सामने लिखा है 110। तो संविधान की संचित निधि तो करेक्ट है, 266 में ही है। क्या विनियोग विधेयक 114 में, या फिर भारत की आकस्मिक निधि 267 और वार्षिक वित्तीय विवरण 110? 110 में वार्षिक वित्तीय विवरण है या फिर धन विधेयक है? देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो है अनुच्छेद 112 में। 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। क्या है? 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। वार्षिक वित्तीय विवरण किस में है? अनुच्छेद 112 में। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। पहला स्टेटमेंट है संयुक्त बैठक साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामलों में ही आहूत की जा सकती है। धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के बारे में इस प्रकार की संयुक्त बैठक आहूत करने की कोई व्यवस्था नहीं है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है तथा उसकी अनुपस्थिति में राज्यसभा का सभापति यह दायित्व निभाता है। देखिए गलत है, दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला करेक्ट है कि साधारण मामले में साधारण बैठक में संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामले में ही आयोजित की जा सकती है, लेकिन धन विधेयक के मामले में नहीं की जा सकती। तो पहला वाला करेक्ट हो गया, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा का स्पीकर। अगर लोकसभा का स्पीकर अनुपस्थित है तो जो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वो उसकी जो है अध्यक्षता करता है, राज्यसभा का सभापति नहीं करता। तो करेक्ट पूछना है, दूसरा तो इनकरेक्ट है, ये हो जाएगा इसका आंसर, केवल एक ही सही है। तो सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर करता है तथा उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष यह दायित्व निभाता है। ये लिखा है यह दायित्व निभाता है, या नहीं है वो। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? विकल्प ए है धन विधेयक सिर्फ मंत्री द्वारा ही पूरा स्थापित किया जा सकता है और विकल्प बी है धन विधेयक के लिए अध्यक्ष के प्रमाणन की जरूरत होती है। सी है धन विधेयक में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है और डी है धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए तो राष्ट्रपति लौटाया जा सकता है। धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए तो राष्ट्रपति द्वारा लौटाया जा सकता है परंतु अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। आंसर तो आपको दिख गया होगा वैसे। तो गलत यहाँ पर, पहला तो करेक्ट हो जाएगा, धन विधेयक सिर्फ मंत्री द्वारा ही पूरा स्थापित किया जा सकता है और धन विधेयक के लिए अध्यक्ष के प्रमाणन की जरूरत होती है, भी करेक्ट है। लोकसभा में अस्वीकृत होने पर
सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। और धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए तो राष्ट्रपति द्वारा लौटाया जा सकता है, परंतु अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। गलत है ये वाला स्टेटमेंट, अस्वीकृत कर सकता है लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। तो राष्ट्रपति, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा भी है थंबनेल पर, राष्ट्रपति द्वारा धन विधेयक को अस्वीकृत किया जा सकता है या फिर वो उसको स्वीकृत कर दे, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा उसको पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता। तो 15 प्रश्न थे ये कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी के। अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना 1 से 2 बार। धन्यवाद। कुछ स्टेटमेंट या एक्सप्लेनेशन जो समझ में नहीं आती एक बार तो उसको 2-3 बार पढ़ा कीजिए। चलिए।